नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर आज की इस नई एनसीईआरटी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। एंड इस चैप्टर में आपको 16वीं से लेकर के 17वीं सदी का इतिहास देखने को मिलता है, जिसमें हम कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। इस चैप्टर के ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों के लिए 3 पार्ट लेकर के आ चुका हूं, पार्ट 1, 2 एंड 3। जिन लोगों ने इन तीनों पार्ट्स की वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक के अभी तक के आए हुए सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो जाइए और जाकर के जिन लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, नोट्स की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अदरवाइज हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के इस चैप्टर को कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जो हमने पार्ट 1 और 2 एंड 3 में डिस्कस किया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जो लोग चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वीडियो के बीच में, एंड में, बीच में वगैरह में ये नहीं कहता हूं कि भाई सब्सक्राइब कर लो, बार बार एक बार कह देता हूं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इन दो बिंदुओं की मदद से हमने समझा था कि भाई उस टाइम पर जो ग्रामीण समाज था, वहां पर कितने % लोग रहते थे, एंड जो बाहरी ताकत के रूप में मुगल राज्य हमारे यहां पर स्थापित हुए थे, उन्होंने इन ग्रामीण समाज के ऊपर किस प्रकार से अपना काबू पाया। ठीक है, इसके बाद में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था किसान जो है हमारे यहाँ के, इनके बारे में कि भाई हमारे यहाँ के किसान किस प्रकार से खेती वगैरह करते थे, कौन कौन से काम किया करते थे। एंड हमारे भारत देश में अगर आप देखोगे तो विविधता आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर मैदानी इलाका है, कहीं पर पर्वतीय इलाका है, कहीं पर पठारी इलाका मिलता है, कहीं पर आपको रेगिस्तान मिलेगा, तो कहीं पर आपको हिमालय जैसा परिवट ठंडा मिलेगा, सियाचिन वगैरह मिलेगा। तो हमारा भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है। हर एक एरिया में अलग अलग प्रकार के रोजगार होते हैं। तो जब भी हम भारत देश में कृषि से संबंधित, किसानों से संबंधित इतिहास को डिस्कस करें, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है और यहां पर हर क्षेत्र में अलग प्रकार का क्लाइमेट, अलग प्रकार का हर चीज देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि भाई किसानों और मुगल साम्राज्य के बारे में इतिहास हमको कहां कहां से देखने को मिलता है, इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहला स्रोत निकल के आता है आईने अकबरी, जो कि आईने अकबरी जो है ये उसी टाइम पीरियड पर बेस्ड है। 16वीं 17वीं सदी का इतिहास जानने के लिए आईने अकबरी सबसे बेस्ट बुक आपको देखने को मिलेगी। बट हम इसके ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि इसको जो लिखवाया था अकबर ने लिखवाया था अपने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा। एंड इस बुक में 5 बार चेंजेस किए गए थे। उसके बाद में इसको पूर्ण रूप से लॉन्च किया गया था। और भी कई सारी बातें जिससे कि हम इसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। तो इसके अलावा 2 और स्रोत मिलते हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में मिलने वाले दस्तावेज हैं। इनसे हमको उस समय का इतिहास पता चलता है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज हैं, जिससे हमको इस टाइम पीरियड का इतिहास देखने को मिलता है। तो इनके माध्यम से हम किसानों का इतिहास पता लगा सकते हैं, जो कि स्रोत हैं। आगे बढ़ते इसके बाद में हमने देखा किसान और उनकी जमीन के बारे में, जहां पर हमने देखा कि भाई उस टाइम पर किसान जो थे 2 प्रकार के हुआ करते थे। 2 प्रकार से किसानों का वर्णन किया गया इन स्रोतों में। एक थे खुद कास्त, दूसरे थे पाही कास्त। यानी कि 2 प्रकार किसान थे और इन दोनों ही प्रकार के किसानों के बारे में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद में सिंचाई और तकनीकी। देखो, जहां कहीं भी खेती होगी तो खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पानी। और पानी देखिए हर समय बरसता नहीं है, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए राजाओं ने क्या क्या काम किए थे और किसान किस प्रकार से खेती करते थे, जहां पर पानी कम होता था या फिर जहां पानी ज्यादा होता था, उस चीज को हमने यहां पर डिस्कस किया। जैसे कि बाबरनामा में रहट के जरिए सिंचाई के वर्णन मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा शाहजहां ने शाह नहर बनवाई थी और भी कई सारे राजाओं ने नहरें और नाले खुदवाए थे। इसके अलावा जहां पर पानी ज्यादा होता था वहां पर चावल की खेती की जाती थी, जहां पानी कम होता था वहां पर गेहूं, जौ, बाजरे से ऐसी खेती ज्यादा प्रचलित थी। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का प्रसार। देखो, हमारे देश की तंबाकू नहीं है। तंबाकू अगर देखो तो हमारे देश की प्रमुख फसल कभी नहीं थी। ये 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत में लाई गई पुर्तगालियों के द्वारा। एंड इसके बाद में धीरे धीरे इसने क्या है कि ये विकसित हुई। जब आगे बढ़ी तो 1604 में ये तंबाकू को अकबर और उसके अभिजातों के द्वारा देखा गया। फिर धीरे धीरे इसका धूम्रपान के रूप में उपयोग होने लगा, लेकिन जहांगीर ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई। पाबंदी बेअसर साबित हुई और आगे चल करके तंबाकू हमारे देश की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गई। आगे बढ़ते हैं। फसलों की भरमार। देखो, हमारे यहाँ पर
फसलें कम थी, बट एक ही फसल की कई सारी वैरायटीज आपको देखने को उस टाइम पर मिलती थी। अलग अलग प्रकार के मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें की जाती थी, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में ही, ठीक है। जहां अगर आप देखो तो चावल की ही 50 किस्में उस टाइम पर थी, 50 प्रकार के चावलों की खेती की जाती थी, जो कि आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ फसलें ऐसी भी थी जिनको जिम से कामिल कहा जाता था, जिसमें गन्ना और कपास जैसी फसलें शामिल थी। जिम से कामिल फसलें उन फसलों को कहा जाता था जो फसलें सर्वोत्तम फसलें थी, यानी कि सबसे अच्छी फसलें जिनको समझा जाता था उनको जिम से कामिल कहा जाता था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश में आपको बहुत सारी फसलें ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो बाहर से आई, जिसको कहा जाता है कि नई दुनिया से हमारे भारत में इन फसलों को लाया गया। जैसे कि मक्का है, हमारे भारत देश की फसल नहीं थी, अफ्रीका में भारत में अफ्रीका से ये आई है। इसके बाद में टमाटर हो गया, आलू है, मिर्च है, इसके अलावा अनानास है, पपीता, ये जो फसलें हैं विदेश से हमारे भारत देश में आई, ये हमारे भारत देश की फसलें नहीं थी। आगे बढ़ते, हाँ देखो, जब कृषि में समृद्धि हुई तो आबादी बढ़ने लगी, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि 1600 से 1700 के बीच में 5 करोड़ आबादी एकदम से बढ़ गई और लगभग 200 सालों के बीच में 33% की बढ़ोतरी आपको आबादी में देखने को मिलती है। तो जब जैसे धीरे धीरे कृषि में समृद्धि होने लगी, जैसे जैसे मतलब खाने पीने की वस्तुएं जो थी अधिक होने लगी, तो धीरे धीरे जो आपकी जनसंख्या थी वो भी उस टाइम पर बढ़ने लगी। इस चीज का कारण भी हमने यहां पर समझा था। पार्ट 2 आपका यहां से स्टार्ट होता है एंड पार्ट 2 में हमने समझा था ग्रामीण समुदाय के बारे में। अगर आप देखो तो ग्रामीण समुदाय को 3 घटकों में डिवाइड किया गया था। एक था खेतिहर किसान, दूसरा था पंचायत, तीसरा था गांव का मुखिया। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में यहां पर जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद में ग्रामीण और जाति और ग्रामीण माहौल के बारे में यहां पर देखा, जिसमें हमने देखा कि भाई जातिवाद किस प्रकार से फैला था एंड एक जाति के लोगों को किस प्रकार से, मतलब जो काम थे, रोजगार था, वो जातियों में बटा हुआ था कि भाई इस जाति के लोग जो हैं यही काम कर सकते हैं, इस जाति के लोग जो हैं यही काम कर सकते हैं, इस जाति के लोगों का इस काम के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार है। जैसा कि आप देखोगे, आप सभी को पता होगा, अगर आप अपने बाबा दादी से पूछोगे तो नाई लोगों का काम था बाल वगैरह बनाना, वो वही काम करते थे, ठीक है। शूद्रों का काम था खेतों में काम करना, साफ सफाई करना, तो वो वही काम करते थे। इस प्रकार से मतलब यहां पर जातिवाद के बारे में बात की गई कि किस प्रकार से जो जाति के लोग थे, जाति की पाबंदियां लगी हुई थी अलग अलग जाति के लोगों के लिए, ठीक है। यहां पर हमने जातिवाद पर जानकारी प्राप्त की, आप ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हमने पंचायतें और मुखिया यहाँ पर डिस्कस किया था। हमने पंचायत के बारे में कि भाई पंचायत जो थी वो उस समय पर किस प्रकार की पंचायतें होती थी, पंचायत का प्रमुख मुखिया जो होता था, इसका चुनाव कैसे होता था, और मुखिया को मुकद्दम या फिर मंडल भी कहते थे, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा पंचायत में जो प्रमुख होते थे वो बुजुर्ग थे, बुजुर्गों का जमावड़ा होता था पंचायत में, और बुजुर्गों के पास में अपनी पूरी पावर होती थी जो कि मुखिया को कभी भी बर्खास्त कर सकते थे एंड इसके अलावा मुखिया का चुनाव भी कभी भी करवा सकते थे, ठीक है। और इसके ऊपर मतलब एक बार चुनाव करवाने के बाद में जब मुखिया को चुन लिया जाता था तो उसकी अनुमति जमींदार से ली जाती थी। इसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया था कि उस टाइम पर पंचायती राज किस प्रकार का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पंचायत के पास में कितने मतलब अधिकार थे, जुर्माना लगाने का, निष्कासित करने का समुदाय से, इस प्रकार के अधिकार थे, और जाति पंचायतें भी उस टाइम पर कार्यरत थी, तो उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और रखना, जो ये पंचायतें थी, इन पंचायतों के पास में जो अधिकार थे उनमें अगर आप देखोगे तो मतलब हर प्रकार के झगड़े निपटाती थी, ठीक है। फौजदारी न्याय को छोड़ दें अगर हम, तो राज भी इनकी हर प्रकार के फैसले को मानता था, कोई भी फैसला ये लेती थी, और एक प्रकार से आप कह सकते हो एक छोटे गणराज्य के रूप में हर गांव कार्य करता था और गांव की पंचायतें होती थी। आगे बढ़ते, ग्रामीण दस्तकार यहां पर हमने डिस्कस किया है दस्तकारी के बारे में। दस्तकार का अर्थ होता है शिल्प उत्पादन, ठीक है। दस्तकारी के काम से जुड़े लोग जो होते थे उनमें आपको कुम्हार मिलते हैं, बढ़ई मिलते हैं, लोहार मिलते हैं, नाई मिलते हैं, सुनार मिलते हैं। ये सभी लोग दस्तकारी के काम से जुड़े रहते थे क्योंकि ये सभी लोग शिल्प उत्पादन से जुड़े थे, ठीक है। इन सभी का किस प्रकार की स्थिति थी, ये इन सभी का जो रोजगार मिलता था, ठीक है, जो ये काम करते थे उसके बदले में इनको कहां से कैसा क्या पैसा या फिर आमदनी होती थी, उस चीज को हमने यहां पर डिस्कस किया। और अगर हम देखें तो देखो कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बढ़ई, सुनार, ठीक है, ये सभी लोग साल भर जो भी काम करते थे इनको जो इनका मेहनताना दिया जाता था, तो उसमें कभी कभी क्या होता था, फसल का एक हिस्सा दे दिया गया, ठीक है। पूरे साल इन्होंने काम किया, साल के अंत में पूरे गांव के लोग जो होंगे, चूंकि ये गांव के लोगों के लिए ही काम करते थे, तो पूरे गांव के लोग इनको क्या करेंगे, साल के अंत में अपनी अपनी फसल का एक हिस्सा देंगे। इसके अलावा जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, ठीक है। अगर फसल का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो कोई ऐसी जमीन जो कि खेती लायक हो, खाली पड़ी हो, तो उस जमीन को इन्हें दे दिया जाता था। इसके अलावा क्या है कि महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो ऐसे
ऐसी जमीनों को मीरास या फिर वतन कहा गया था, जो कि इनके जिस पर इनका पुश्तैनी अधिकार होता था। इसके अलावा कहीं कहीं पर आपको रोज का भत्ता देते हुए भी देखने को मिल जाता था, खाने के लिए दे दिया गया, फिर नकदी दे दी गई। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि उस समय पर दस्तकारी के थे। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, ठीक है, स्टार्टिंग में देखो हमारे पर व्यापार तो उतनी बड़ी मात्रा में था नहीं, बट जैसे जैसे विदेशी यात्री हमारे यहाँ पर आए व्यापार करने के लिए, यहाँ की वस्तुओं को लेकर के जाने लगे, तो यहाँ पर क्या है कि ये नकदी में मतलब ये व्यापारिक रूप से एक धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। पहले क्या था, ये गांव के लिए केवल काम करते थे, अभी काम करके पैसा कमाने लगे और विदेशी यात्रियों को अपने प्रोडक्ट बेचने लगे। तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे कि भाई मान लेते हैं बुनकरों की बात, ठीक है, बुनकर की काम कर बात मान ले, तो बुनकर जो है कपड़ा बनाते थे और उस कपड़े को कौन ले जाता था, विदेशी व्यापारी, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ के बहुत सारे किसान थे जो मसाले वगैरह तैयार करते थे और उनको विदेशी व्यापारी लेकर के जाते थे और अपने यहाँ पर बेचते थे। इसके अलावा और भी कई सारी थी जिनका विदेश में व्यापार होता था, मतलब विदेश भेजो इंपोर्ट किया जाता था माल, और उसके बदले में ये उनसे मेहनताना लेते थे, मतलब आमदनी, मतलब उनसे रोज का भत्ता लेते थे या फिर ठेके पर काम करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इन लोगों का भी रोजगार चलता था। एक छोटा गणराज्य यहां पर हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 में ही कि गांव किस प्रकार से एक छोटे गणराज्य के रूप में काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार जरूर समझ लेना, पार्ट 2 में मिल जाएगा। इसके बाद में पार्ट 3 में ही हमने डिस्कस किया था कृषि समाज में महिलाएं, सॉरी इसको हमने शायद पार्ट 2 में ही डिस्कस कर लिया था, हाँ पार्ट 2 में डिस्कस किया था, मुझे याद आ गया। पार्ट 2 में हमने इसको डिस्कस किया था कि भाई जो हमारा कृषि समाज है उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहता है, महिलाएं किस प्रकार से उसमें अपना काम करती थी। देखो जब तक वाणिज्यीकरण नहीं हुआ था, यानी कि जब तक फसलों को केवल लोग अपने उपयोग के लिए और राजा को कर देने के लिए उगाते थे, तब तक तो महिलाएं घर पर ही रहीं। लेकिन जब व्यापारी लोग आ गए और फसल को व्यापारिक तौर पर उगाया जाने लगा, तो महिलाओं का श्रम बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया, ठीक है। उससे पहले महिलाएं मतलब जो कृषि से संबंधित श्रम था उसमें अपना योगदान देती थी, बट बहुत ही कम देती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब वाणिज्यीकरण हो गया तो महिलाएं जो थी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा महिलाओं के पास में एक स्पेशल पावर होती है मां बनने की, ठीक है। तो मां बनने की स्पेशल पावर की वजह से महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में भी देखा जाने लगा। कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे तो छोटी जातियां थी, छोटी जातियों में क्या है कि दुल्हन की कीमत अदा की जाती थी उस टाइम पर, ठीक है। महिलाओं में मृत्यु दर भी ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि उस समय पर कुपोषण का शिकार होती थी और पुरुषों की क्या है कि हैवानियत, मतलब उनकी मार, उनकी डांट, उनके दबदबे का भी शिकार होती थी। तो इस वजह से महिलाओं में मृत्यु दर भी उस टाइम पर ज्यादा थी, ठीक है। और सामाजिक रीति रिवाज भी काफी सारे अलग अलग थे, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो जो ग्रामीण समुदाय में निचली जातियां थी उनमें एक प्रकार की नई प्रथा निकल के आ गई कि दुल्हन की कीमत अदा करो तो हम आपके साथ में अपनी बेटी की शादी करवा देंगे। यहां पर इस प्रकार की एक प्रथा भी निकल के आ गई। इसके अलावा भी और भी कई सारे काम हुए जिसको हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, ठीक है। और एक बात और याद रखना, महिलाएं जो होती थी अगर वो बेवफाई करती थी तो उनको भयानक दंड दिया जाता, लेकिन अगर कोई पुरुष बेवफाई करता था, मर्द कोई बेवफाई करता था तो वो दंडित नहीं होता था। इसके अलावा भी और भी कई सारे फैक्ट थे जिनके बारे में हमने समझा। हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि भाई महिलाओं को पुश्तैनी अधिकार नहीं था, पुश्तैनी संपत्ति पर हक नहीं होता था, तो ऐसा नहीं था। उस टाइम पर कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, पंजाब से ऐसा उदाहरण मिलता है जहां पर महिलाएं जो थी उनको पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन देखो यहां पर क्या है कि ये बहुत ही मतलब शॉर्ट में था, यानी कि बड़ी मात्रा में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार नहीं था। या फिर हम उनकी निजी संपत्ति की बात करें, ठीक है, महिलाओं की जो निजी संपत्ति मानी गई है, अगर आप देखोगे इतिहास में, तो उनको जो कुछ भी दान में मिलता था, ठीक है, दान में कहीं, या फिर उनको जैसे कि जब शादी करके जा रही तो पिता उनको जो दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा भाई जो उनको राखी बांधने पर दे करके जाता था, इसके अलावा मतलब माँ बाप उनको जो देते थे दान के रूप में, इसके अलावा पति उनको जो कुछ दे दे वही वो रख सकती थी, ठीक है। इसके अलावा संपत्ति पर उनका अधिकार अधिक नहीं होता था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े मतलब लोग थे, मतलब संभ्रांत वर्ग के लोग थे, ठीक है, संभ्रांत वर्ग ही हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो ऊंची जातियां थी अगर आप वहां पर देखोगे तो वहां पर महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। इसके अलावा वो अपनी जमीन को बेच सकती थी, खरीद सकती थी। कहीं कहीं पर देखने को मिलता है जो महिलाएं थी वो जमींदारी भी करती थी, ठीक है, महिला जमींदार भी बंगाल में पाई गई हैं। राजशाही की जमींदारी अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जमींदारियों में से एक थी। इसकी कर्ताधर्ता भी एक स्त्री थी। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, आप जाकर के पार्ट 2 में देख सकते हो, ठीक है। जंगल और कबीले, यहां से आपका पार्ट 3 स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर बेसिकली डिस्कस किया था
बसे हुए गांव के परे। यहाँ पर मैं बेसिकली कल शाम को इसका वीडियो आया था, बहुत कम लोगों ने देखा है, प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। पार्ट 3 काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो इसको जरूर समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं बेसिकली डिस्कस किया था कि भाई हमारे देश में अगर आप देखोगे तो कितने इलाके में जंगल पाया जाता है, ठीक है। हमारे देश में जो विविधता पाई जाती है भूखंड को लेकर के, जमीनी क्षेत्र को लेकर के, उसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया। एंड इसके बाद में जंगल में रहने वाले जो लोग थे उनके बारे में डिस्कस किया। अक्सर हम जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं असभ्य लोगों के लिए, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल पहले जो होता था वो ऐसे जंगल में रहने वाले लोगों के लिए होता था, मतलब असभ्य लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। लेकिन आजकल इसका प्रचलन जो है असभ्य लोगों के लिए हो गया है। इसके अलावा जो जंगली लोग थे वो जंगल के उत्पादों पर गुजारा वगैरह करते थे, ये भी हमने यहाँ पर देखा। जंगल जो थे वो एक रक्षा कवच के रूप में काम करते थे लोगों के लिए, बदमाशों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कर नहीं देते, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि किस प्रकार से ऐसा होता था। जंगल में घुसपैठ, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि भाई किस प्रकार से जो राजा वगैरह थे, ठीक है, वो शिकार अभियान के तौर पर निकलते थे, ठीक है। और शिकार अभियान के तौर पर निकलते थे पूरे राज्य में अपनी जनता की शिकायतों, उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से गौर करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए शिकार अभियान के रूप में निकलते थे और पूरे के पूरे राज्य का भ्रमण करते थे। इसके अलावा जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनसे पेशकश के रूप में हाथी लिए जाते थे, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया तो जंगल में भी वाणिज्यिक खेती वगैरह होने लगी। कैसे? जंगल में जो उत्पादन वाली वस्तुएं थी जिसमें शहद, मधमोम, लाख आदि मिलती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो गई। ये शहर वाले लोग और आने वाले जो व्यापारी लोग थे इनको खरीदने लगे। अब जंगल में रहने वाले जो लोग थे उनकी भी स्थिति यहां पर बदलने लगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक तो भाई वाणिज्यिक खेती की वजह से इनके ऊपर असर पड़ा, जंगल में रहने वाले लोगों के ऊपर, ठीक है। और इनकी जो ताकत थी वो बढ़ने लगी, इनके पास में संपदा आने लगी, ठीक है। इनको रोजगार मिलने लगा, क्योंकि जंगल में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि बाहर नहीं मिल सकती। कई प्रकार के फूल होते थे, कई प्रकार के सब्जियां ऐसी मिलती थी, जैसे कि शहद हो गया, जंगल में मुख्य रूप से मिलता था। मधुबोम है, लाख है, इसके अलावा मतलब हाथी है, हाथी पकड़कर बेचते थे, ठीक है। वस्तुओं की अदला बदली भी कर लेते थे। अब क्या हुआ, जंगल में भी कबीलों के सरदार होने लगे, ठीक है। सरदार तो हमेशा से होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया तो अब ये क्या है कि जमींदार बन गए, और परिवर्तन आया फिर राजा बन गए, और परिवर्तन आया फिर इन्होंने क्या किया, सेना खड़ी करनी शुरू कर दी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो सिंध इलाके में कबीलाई सेना के पास में काफी बड़ी मात्रा में संख्या देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका पार्ट 3 में ही हमने जमींदार को डिस्कस किया कि भाई जमींदार के पास में कितनी ताकत थी, कितनी संपदा थी, किस प्रकार से जमींदार अपनी सेवाएं जो तो देते थे, मतलब जमींदार किस प्रकार से पूरा का पूरा काम करते थे, उनका वर्क कैसे होता था, ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जमींदार की समृद्धि की वजह क्या थी, जो जमींदार थे इतने पावरफुल क्यों थे। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि भाई जमींदार की जो ताकत है वो अपनी ताकत को किस प्रकार से बढ़ाते थे, ठीक है। एंड राजा के लिए वो किस प्रकार से काम करते थे, कर वसूलने का काम करते थे, इसके बदले इनको वित्तीय मुआवजा दिया जाता था, ठीक है। और भी कई सारे काम करते थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद में जमींदारों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, जमींदार किस प्रकार से जमींदार बने, ये भी हमने डिस्कस किया यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि जमींदारी को पुख्ता बनाने के लिए कौन कौन से तरीके थे। देखो जमींदार तो बन गए, बट हमेशा के लिए जमींदार बने रहे इसके लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। आप भी अगर कोई जॉब करते हैं तो कोशिश करते हैं कि भाई हमारी जॉब परमानेंट हो जाए। यहाँ पर भी जमींदारों ने खुद को मतलब परमानेंट करने के लिए, अपनी जमींदारी को परमानेंट करने के लिए कौन कौन से काम किए और कैसे जमींदारी को परमानेंट कर सकते थे, ये भी हमने डिस्कस किया। एंड इसके बाद में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जमींदार को शोषण करने वाला तबका समझा जाता था, लेकिन जो स्रोत मिलते हैं, जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, या फिर हम उस समय के अगर मतलब इतिहास को समझें तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जमींदार जो थे उनको किसानों का समर्थन प्राप्त था और उनको मतलब इतना अधिक क्रूर समझा नहीं जाता था, अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपकी आती है भू राजस्व प्रणाली, एंड यहीं से आपका पार्ट 4 आज का ये पार्ट स्टार्ट होता है। 18 मिनट लग गए हमें पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने में, जितना हमने अभी तक समझा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि भाई भू राजस्व प्रणाली, यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आज के इस पार्ट का। सबसे पहले बिंदु में दिया जा रहा है कि जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल राजस्व की आर्थिक बुनियाद थी, ठीक है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। जैसे आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश में जो टैक्स लिया जाता है वो कई सारे क्षेत्रों में लिया जाता है। तो अगर कोई एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर टैक्स नहीं मिलता है तो राज्य के ऊपर या फिर हमारे सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो एजुकेशनल
एजुकेशनल क्षेत्र में भी टैक्स लिया जाता है, पेट्रोल डीजल में भी टैक्स लिया जाता है, नशे वाली जितनी भी चीज़ें उनमें बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता है। आप देखो गाड़ियाँ लेते हो, गाड़ियों पर भी टैक्स लगता है। आप कोई प्रोडक्ट खाते हो, खाने पीने वाली जो पैक्ड होती है उस पर भी टैक्स लिया जाता है। आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, ट्रेन की टिकट बुक कराते हो या फिर कुछ भी करते हो तो उस पर भी टैक्स लिया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप पानी भी खरीद कर पी रहे हो तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, ठीक है, हर क्षेत्र में। तो अगर हम मान लेते हैं कि भाई गाड़ियों पर टैक्स मिलना बंद हो गया या फिर हम मान लेते हैं कि पानी पर टैक्स मिलना बंद हो गया तो गवर्नमेंट को आजकल कुछ नहीं होने वाला, मतलब थोड़ा बहुत झटका लगेगा बट ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पर जो मुगल साम्राज्य था, इसकी जो प्रमुख आमदनी का स्रोत था वो क्या था? जमीन से मिलने वाला राजस्व, ठीक है। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य में तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। यानी कि यहां पर अगर आप देखो तो कहने का अर्थ यह है कि चूंकि मुगल साम्राज्य की प्रमुख आमदनी जमीन से थी, इसलिए मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही जरूरी था, जैसे से उनका साम्राज्य फैल रहा है उसी तरह से राजस्व का आकलन करने के लिए कि भाई इतनी जमीन है एंड इतनी जमीन में इतना उत्पादन हो रहा है तो यहां से हमको इतना राजस्व मिलना चाहिए, ठीक है। तो राजस्व आकलन एंड वसूली के लिए एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया जाए यहां पर, ठीक है। एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया जाए ताकि जो मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाए। दीवानी, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। देखो दीवान होगा, ठीक है। दीवान जो है, दीवान का काम उस टाइम पर क्या था, देखो हमने पार्ट 2 में दीवान शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि अब यहां पर इसको समझ लो। दीवान का मुख्य रूप से काम यह होता था कि भाई वित्तीय व्यवस्था की आपको देखरेख करनी है, ठीक है। वित्त से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनको देखो, दीवान का जो दफ्तर होता था वहां पर पूरे राज्य में जितना भी आमदनी या फिर जितना भी इसका वित्त से रिलेटेड काम थे वो दीवान के अंडर उस टाइम पर आते थे, इसकी जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में ये शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाला राजस्व अधिकारी कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो दो लोग जो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाए गए। सबसे पहला हिसाब रखने वाले कि भाई कितना राजस्व आया है, कितना राजस्व आने वाला है एंड कितना राजस्व आना चाहिए एंड कहां से कितना राजस्व हमको मिलेगा, ठीक है। दूसरा राजस्व अधिकारी कि भाई राजस्व अधिकारी हैं, वो राजस्व लेकर के आ रहे हैं, राजस्व निर्धारित कर रहे हैं। तो ये दोनों ही लोग जो हैं कृषि संबंधों को शक्ल देने के लिए एक निर्णायक ताकत के रूप में उस टाइम पर उभरे कि भाई कृषि कहां पर कितनी कैसी होगी, कृषि से रिलेटेड संबंध राज्य के साथ कैसे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, कर निर्धारित करने से पहले मुगल राज ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। यहां पर खास सूचनाएं की जो बात की जा रही है, कौन कौन सी खास सूचनाएं थी, तो इनमें सबसे पहली खास सूचना ये आती कि उन्होंने क्या किया, मुगल राज ने क्या किया था, पूरे के पूरे जमीन का निरीक्षण करवाया था, पूरे राज्य में कि कहां पर कितनी जमीन ऐसी है जिस पर खेती की जा रही है फिर की जा सकती है। उसके बाद में इन्होंने ये निरीक्षण करवाया था कि भाई किस जमीन पर कितनी खेती होती है, फिर यह निरीक्षण करवाया कि कहां पर कौन सी फसल होती है। इसके बाद में कर को निर्धारित किया गया। भू राजस्व के इंतजामात को 2 चरणों में, पहला कर निर्धारण, दूसरा वास्तविक वसूली, ठीक है। इन 2 चरणों में पूरे के पूरे भू राजस्व के इंतजामात किए गए थे। सबसे पहले कि भाई एक राजस्व अधिकारी जाएगा जो ये निर्धारित करेगा कि भाई यहां से हमको इतना कर मिलना चाहिए, दूसरा अधिकारी जाएगा जो कि वहां से राजस्व को वसूल कर लेकर के आएगा। जमा निर्धारित रकम थी कि भाई इतनी रकम है जिसको जमा कहा जाएगा। जैसे कि भाई राजस्व अधिकारी गया, ठीक है, निर्धारित करने के लिए इतने इलाके में कि भाई यहां पर 5 बीघा जमीन है और 5 बीघा जमीन में 5 कुंटल जो है तो यहां पर गेहूं होता है, ठीक है। अब 5 बीघा जमीन में 5 कुंटल गेहूं होता है तो कर निर्धारित करने के लिए एक अधिकारी गया, उसने कहा कि भाई 5 कुंटल जब गेहूं होगा तो इसका जो तो 50% यानी कि 2.5 कुंटल जो है वो राज्य को जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पहुंचे, इन्होंने कहा कि भाई 2.5 कुंटल यानी कि 2.5 कुंटल राजस्व को जो होगा वो राजस्व के रूप में जो आपका गेहूं उत्पादित होगा वो राज्य को जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2.5 कुंटल होगा ये जमा निर्धारित राशि जमा होगी, ठीक है, जमा होगा, ठीक है, कि भाई इतना हमको चाहिए, इसको जमा कहा जाएगा। हासिल सचमुच वसूल की गई रकम, यानी कि यहां से कितना प्राप्त होगा इसके मतलब 2.5 कुंटल निर्धारित किया गया था जिसको जमा कह दिया गया एंड 2.5 कुंटल में से अगर मान लेते हैं कि 2 ही कुंटल प्राप्त हुआ तो इसको कहा जाएगा हासिल, ठीक है, जो कि वसूली गई रकम होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता था यहां पर पैसे के रूप में वसूली होती थी, ठीक है, नगद के रूप में वसूली होती थी, कभी कभी फसलों के रूप में भी वसूली होती थी। तो यहां पर जो जमा निर्धारित रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है, रकम को आप 2
तरह से ले सकते हो। एक तो मतलब कि पैसे जो वहां पर आमदनी हो रही है उसको हम समझ सकते हैं कि भाई पैसे के रूप में वसूली की गई, कि यहाँ पर आपके यहाँ पर 5 कुंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, और मान लेते कि 5 कुंटल गेहूं उस टाइम पर मतलब जो भी मुद्रा चल रही हो उसके हिसाब से 5,000 का हुआ, ठीक है। तो ये कहें कि 5,000 में से 2,500 रुपए आप राजस्व के रूप में दो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी निर्धारित रकम, ठीक है। और 2,500 में से अगर मान लेते हैं कि भाई 2,000 मिला, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका हासिल सचमुच वसूली की रकम हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते, जमा और हासिल इन दोनों शब्दों को याद रखना। अमीर गुजर या राजस्व, अमीर गुजर किसे कहते थे, तो अमीर गुजर उसे कहते थे जो राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता है, वसूली करने वाला अधिकारी, याद रखना, ठीक है। अमीर गुजर गुजार होगा, गुजर नहीं गुजार, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत पड़ गए, अमील गुजार, ठीक है, अमील गुजार राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने ये हुक्म दिया था, ये अमीर गुजार कहो या फिर राजस्व करने वाले अधिकारियों के कहो, ठीक है। तो इनकी सूची में जितने भी लोग आते थे उनको अकबर ने हुक्म दिया था कि जहां से मतलब अमीर गुजार को जहां से जहां उसे कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहर नकद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का भी विकल्प खुला रखा जाए। यानी कि कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अकबर ने ये रास्ता खोल के रखा था, अमीर गुजार से कह रखा था, जितने भी राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी थे उनको अमीर गुजार कहा जाता, तो सभी अमीर गुजारों से कह रखा था कि भाई जहां तक कोशिश करो कि भाई हमको नगद भुगतान मिले, ठीक है, सोने चांदी के रूप में या फिर जो मुद्रा चलती थी उस मुद्रा के रूप में जनता हमको अदा करे कर। लेकिन जहां तक आपको यह भी ध्यान रखना होगा मतलब कि जो लोग नगद के रूप में नहीं दे सकते वो फसलों के रूप में भी कर अदा करें। आगे बढ़ते हैं, राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था। जब भी राजस्व निर्धारित होता था राज्य ये चाहता था कि भाई हमको राजस्व ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है। हर जगह पर राजस्व निर्धारित करने वाले अधिकारी जब जाते थे तो वहां पर ये डिसाइड करते थे कि भाई जितना उत्पादन हो उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हमें प्राप्त हो। मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। मान लो कि भाई सूखा पड़ गया तो वहां पर क्या है कि फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। जब उत्पादन नहीं हो पाएगा तो ऐसे हालात बन जाएंगे कि आपने जितना राजस्व तय किया था उतना पूरा आपको नहीं मिल पाएगा। तो वही चीज यहां पर कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हर प्रांत में जुती हुई और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की जाती थी, ठीक है। हर प्रांत में क्या होता था, जो जमीन थी, दो प्रकार की जमीनें यहां पर निर्धारित की गई। एक तो जमीन वो हो गई जो जोती हुई है, ठीक है, जिसको जोता गया, जुती हुई जमीन हो गई और जोतने लायक जमीन, ठीक है, दोनों की नपाई की। जुती हुई जमीन वो होती है जिस पर पहले से खेती चल रही है, ठीक है, और जोतने लायक जमीन वो हो गई जिसके ऊपर खेती की जा सकती है बट अभी तक खेती नहीं हो रही थी, ठीक है। जोतने का अर्थ यहाँ पर ये होता है, सपोज दैट कि ये इतना बड़ा आपका खेत है, इसके ऊपर ट्रैक्टर से जो हल चलाया जाता है या फिर मतलब बैलों से जो उस समय पर हल चलाया जाता है, उस हल चलाने को जोतना कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीन के सभी आंकड़ों को संकलित किया है। जो आईने अकबरी आपको देखने को मिलती है, आईने अकबरी में जुती हुई जमीनों का और जोतने लायक जमीनों, इन दोनों के अच्छे खासे आंकड़े इसमें दिए गए कि इतनी जमीन ऐसी थी जिसको जोता जा सकता था और इतनी जमीन ऐसी थी जिसको जोता जाता था, ठीक है। उसके बाद बादशाह के शासनकाल में भी जमीन की नपाई की गई। उसके बाद के जो बादशाह आए उनके शासनकाल में भी जमीन जो थी उसकी नपाई की जाती रही। मतलब ये काम जो था ये अकबर ने शुरू कर दिया था। इसके बाद में जितने भी शासक आए उन सभी लोगों ने अकबर का जैसी उंगली पकड़ा कर गए थे, सभी वैसी उंगली पकड़ते हुए गए। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो इन्होंने प्रयास जारी रखा था, लेकिन अकबर के बाद के जो राजा आए उन्होंने इसको पूर्ण रूप से उसी तरह से नहीं कर पाए जैसे अकबर ने इसको किया था। अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था, एक बार इसको यहां पर समझ लेते हैं। तो अकबर ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया था। मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने, मतलब दूरदर्शिता का अर्थ होता है दूर तक, मतलब इन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस चीज का यहां पर जमीनों को वर्गीकरण किया था। हर एक यानी कि हर एक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया गया था। मतलब जमीन जो थी उनको पहले ही देखा कि ये किस प्रकार की जमीन है, वो किस प्रकार की जमीन है। उसके बाद में हर एक जमीन के लिए अलग अलग प्रकार का राजस्व निर्धारित किया गया। जैसे कि एक प्रकार की जमीन थी परती, जिसको उस समय परौती कहा जाता था, ठीक है। तो परौती जमीन जो थी वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो जंगलों में जो खेती होती थी, स्थानांतरित कृषि, उसमें ये आती थी, ठीक है, कि भाई 2 साल तक इस जमीन पर खेती की गई, 2 साल तक खेती करने के बाद में
यहां पर जो खेती हो रही थी उसको रोक दिया गया ताकि वह पुनः उर्वर हो सके। ठीक है, तो इस जमीन के लिए जो था अलग प्रकार से यहां निर्धारित किया गया था कि भाई यहां से हमको इतना राजस्व चाहिए। दूसरी जमीन मिलती थी पोलज, जिसमें एक के बाद एक हर फसल को सालाना खेती होती थी। ठीक है, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि यहाँ पर साल में मतलब एक के बाद एक फसल हुई, काटी गई, दूसरी फसल होगी, फिर तीसरी फसल होगी, यहाँ पर लगातार फसल होती रहती, इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो ऐसी जमीन के लिए उन्होंने अलग प्रकार से मतलब राजस्व निर्धारित किया था। तीसरी जमीन मिलती है चाचर, ये जमीन जो थी 3-4 वर्षों तक खाली रहती थी। ठीक है, इसके बाद में इसके ऊपर फिर खेती की जाती थी, फिर 3-4 वर्षों तक खाली रहेगी, फिर खेती की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बंजर जमीन मिलती है, वह जमीन जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई उसे कहते हैं बंजर जमीन। ठीक है, तो बंजर जमीन जो थी इसके लिए अलग से राजस्व निर्धारित था, चाचर के लिए अलग से राजस्व निर्धारित किया गया था। इसके अलावा पोलज जमीन जो थी उसके लिए अलग से राजस्व निर्धारित किया गया था, और जो परती थी इन सभी के लिए बेसिकली जो राजस्व निर्धारित किया गया था, अलग अलग राजस्व निर्धारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला पॉइंट मिलता है अमीन। ठीक है, अमीन जो भी हमने शब्द का इस्तेमाल किया, अमीन जो था एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा है या फिर नहीं। देखो क्या है कि ऐसे शब्द जो हम लेकर के आते हैं, मैंने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किए थे, ऐसे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं इस चीज को समझ लो। देखो ऐसे शब्द इंपॉर्टेंट इसलिए होते, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उस शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना होता है। तो अमीन उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है, प्रश्न ऐसे आते ही रहते हैं। ठीक है, अमीन जो था ये एक मुलाजिम था, मतलब आप कह सकते हो कि सरकार के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून जो है उनका पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो नियम कानून राज्य ने बनाए हैं वो। इसके अलावा कणकुत या फिर भाओली। ठीक है, भाओली, कणकुत या फिर भाओली, ये दो नाम और देखने को मिलते हैं। तो ये फसल के रूप में राजस्व उगाने के दो तरीके थे। ठीक है, फसल के रूप में राजस्व देने के दो तरीके थे कि भाई आपके यहाँ पर मतलब जो फसल हुई है तो आप राजस्व के रूप में मतलब फसल के रूप में राजस्व दें। इसके लिए दो तरीके निकाले गए थे, एक था कणकुत, एक था भाओली। ठीक है, इसमें जो कणकुत है, ठीक है, कणकुत का अर्थ था अनाज का अंदाजा लगाने, तथा भावली का अर्थ था बटाई से था। ठीक है, कि भाई क्या है कि कणकुत जो था इसका कहा जाता है कि अनाज का अंदाजा लगाना। ठीक है, राजस्व अधिकारी आएगा, आपके अनाज का अंदाजा लगाएगा कि भाई आपका ये अनाज है। ठीक है, फिर वही क्या करेगा, भावली, मतलब भावली का अर्थ है बटाई, वो उसमें से बटा करके ले जाएगा। ठीक है, पहले अंदाजा लगाया जाता था कि इतनी पैदावार हुई है, उसके बाद में व्यक्ति आता था और उससे बटा कर ले जाता था कि भाई इतना राजस्व के रूप में जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं मनसबदारी व्यवस्था को। ये काफी इंपॉर्टेंट व्यवस्था आपको देखने को मिलती है एंड इससे प्रश्न भी आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा डीपली समझना। ज्यादा इसके बारे में दिया नहीं गया है, बट जितना दिया गया है उसको समझ लो। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर सैनिक नौकरशाही तंत्र। ठीक है, मनसबदारी जो है इसको आप कह सकते हो सैनिक नौकरशाही तंत्र, इस पूरे के पूरे तंत्र को मनसबदारी कहा गया। ठीक है, तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में ये जो था ये शीर्ष पर था। ठीक है, शीर्ष पर व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। ठीक है, जो सैनिक नौकरशाही तंत्र था इसमें राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी, मनसबदारी व्यवस्था इसको कहा जाता है। इस कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर आप मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को देखोगे तो इसमें जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी वो सैनिक नौकरशाही तंत्र मिलेगी जिसको मनसबदारी कहा गया है। ठीक है, और इस तंत्र में क्या था कि सबसे ऊपर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था। ठीक है, जो मनसबदार थे उनको कभी कभी क्या होता था कि भाई साल में आपने काम किया तो साल में आपको इतना पैसा दिया जाएगा, जबकि उनमें से अधिकतर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। ठीक है, मतलब यहां पर दो प्रकार से भुगतान किया जाता था मनसबदारी को। सबसे पहला तो भुगतान ये हो गया कि भाई आपको क्या करना है कि साल भर काम करना है और साल भर के लिए आपको इतना पैसा या फिर इतना नगद रुपया दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये साल भर काम करेंगे और काम करने के बदले ये इतनी जमीन से राजस्व को वसूल सकते हैं। ठीक है, राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता, समय समय पर उनका स्थानांतरण भी किया जाता था। देखो हमने इनके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि भाई किस प्रकार से जो ये मनसबदारी व्यवस्था है वो कार्य करती थी, बट हम यहां पर भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर जो कहा जा रहा है
यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसमें साफ तौर से ये बताया जा रहा है कि भाई अगर आप मुगल प्रशासनिक व्यवस्था देखोगे तो इसमें जो सैनिक रखे जाते हैं वो एक प्रकार से नौकर के रूप में रहते थे, ठीक है। मतलब सैनिक जो थे वो काम करते थे और उनको साल की या फिर महीने की या फिर दिन की दिहाड़ी दी जाती थी, ठीक है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है सैनिक नौकरशाही तंत्र, ठीक है। इसमें क्या था, जो सैनिक थे उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अब अपने मुगल साम्राज्य की रक्षा करेंगे और उसके बदले जो उनको भुगतान दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, वो दो प्रकार से दिए जाते थे। पहला तो प्रकार हो गया आपका नगद भुगतान, यानी कि उनको डायरेक्टली पैसा दिया जाएगा। दूसरा था कि भाई इतनी जमीन दे दी गई और उस जमीन से ये जो है अपना राजस्व वसूली करेंगे, ठीक है। और मनसबदारी व्यवस्था के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं तो उसको यहां पर ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं। अब अगला पॉइंट मिलता है चांदी का भाव। आपने सुना है कि हमारा भारत देश जो था वो सोने की चिड़िया था। कैसे था सोने की चिड़िया, कैसे बना था, इस चीज को जानते हो? यहां पर समझ लो। देखो, मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य को अगर आप देखोगे तो मुगल साम्राज्य से पहले हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। मंदिरों में सुना था, सोने के मंदिर थे। हमने तो एक जगह एक आर्टिकल में पढ़ रहे थे कि उस टाइम पर मुगलों के आक्रमण से पहले हमारे यहाँ पर 15,000 कितने 15,000 मंदिर सोने के थे। अब जब मंदिर सोने के हैं तो उनमें सोने की मूर्तियां भी होंगी, ठीक है। पूरे के पूरे मंदिर जो थे उनको सोने के बनाए गए था। 15,000 मंदिर सोने के थे। मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था और एक महान व्यक्ति है जिन्होंने इसके ऊपर मतलब एक पूरा का पूरा बयान भी दिया था अपना। तो उसी बयान को देखने के बाद में मैंने गूगल पर सर्च किया, मैंने सोचा कन्फर्म किया जाए कि क्या ये सही कह रहे हैं फिर नहीं कह रहे। तो उस आर्टिकल एक दो मुझे मिले जिसमें ऐसा बताया गया था कि हाँ, मुगलों के आने से पहले हमारे यहाँ पर 15,000 सोने के मंदिर थे। तो मुगल आए जब यहाँ पर तो उनको चाहिए था धन, ठीक है। मंदिर को उन्होंने किसी धार्मिक विरोध से नहीं तोड़ा था, उनको चाहिए था धन और धन छुपा था मंदिरों में, ठीक है। तो उस धन को लेने के लिए उन्होंने मंदिरों को उजाड़ डाला, तोड़ डाला। इसके बाद में थोड़े से क्या है कि हमारे यहाँ पर धार्मिक सेंटीमेंट भी हुए जिसको लेकर के अगर आप देखो तो मंदिरों को तोड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो मुगल साम्राज्य जो था, अगर आप मुगल साम्राज्य की बात करें, मुगल आने के बाद में अगर आप देखो तो हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ढहने लगी। जब मंदिर नष्ट किए गए अर्थव्यवस्था ढही, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर आई। फिर जब आपका ये अकबर आता है तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने एक नई प्रकार की मतलब व्यवस्था लेकर के आया जिसके बाद में जो अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की नीचे गिर गई थी उसको ऊपर लेकर के आया मुगल, ठीक है। ये अकबर लेकर के, किस प्रकार से लेकर के आए इसको हम अभी आगे समझेंगे। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था। पूरे के पूरे एशिया में ले लो, चीन हो गया आपका। आज के टाइम तो एशिया में कई सारे देश आते बट पहले इतने ज्यादा नहीं थे। अखंड भारत था और अखंड भारत में तो चीन का भी काफी बड़ा हिस्सा आता था और भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में इसको डिस्कस करेंगे। तो मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े हिस्सों में से एक, बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे थे। सबसे पहले तो सत्ता की अगर बात की तो मुगल साम्राज्य ने हमारे भारत के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया है, तो सत्ता तो इनके पास थी। संसाधन की बात की जाए तो ये आताताई थे, ठीक है। आने के बाद में इन्होंने पूरे सारे संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये साम्राज्य में मिंग, ठीक है, चीन की हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो जिन साम्राज्यों ने सत्ता और संसाधन पर पकड़ बना के रखी थी उनमें एशिया के जिन साम्राज्यों ने सत्ता पर पकड़ बना के रखी थी और संसाधनों पर, उनमें चीन का मिंग मिलता है, ठीक है। सफावी जो कि ईरान में थे इन्होंने बनाकर रखी थी। इसके अलावा तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य आपको देखने को मिलता है, इन्होंने अपनी पकड़ बना के रखी थी सत्ता और संसाधन पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन साम्राज्यों की राजनीति की स्थिति में चीन से लेकर भूमध्य सागर तक, ठीक है, भूमध्य सागर तक जब हम जाते हैं, चीन से लेकर के भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवांत जाल बिछाने में मदद की, ठीक है। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिति ने, उस टाइम की जो राजनीतिक स्थिति थी इन सभी साम्राज्यों की, अगर आप उनको देखोगे जो भी ये लोग राजनीति चलते थे, ठीक है, उससे क्या हुआ, चीन से लेकर के भूमध्य सागर तक, यानी कि चीन आप यहाँ पर उठा लो और भूमध्य सागर तक चले जाओ, ठीक है। जमीनी व्यापार का जीवांत जाल बिछाने में इन राजनीतिक स्थिति ने बहुत बड़ी मदद की थी। उस समय पर बहुत बड़ा व्यापारिक आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी स्थिरता यहाँ पर आ गई थी। खोजी यात्रियों से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो विदेशी व्यापारी यात्री हमारे भारत में आए उन्होंने भारत की खोज की। खोज करने के बाद मतलब भारत को उन्होंने जब ढूंढा, भारत की खोज की तो ये शब्द गलत होगा, ठीक है। जब उन्होंने भारत को ढूंढा और भारत में आए, भारत से व्यापार करना शुरू किया, तो अगर आप देखोगे तो क्या है कि एशिया के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। एशिया के साथ में यूरोप का व्यापार होने लगा और मुख्य रूप से भारत का व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था, ठीक है। भारत में भारी विस्तार हुआ था व्यापार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई,
तो एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जैसे समुद्र पार व्यापार होने लगा, तो यहाँ पर भौगोलिक विविधता देखने को मिली कि भाई हमारे भारत देश से एक अलग प्रकार के क्षेत्र में जो है तो व्यापार होने लगा। ठीक है, अभी तक क्या था कि भारत देश के अंदर ही व्यापार होता था जितना भी था, या फिर हम एशिया की ओर चले जाएं, एशिया में चीन की ओर चले जाएं या फिर ईरान की ओर चले जाएं। लेकिन अब क्या है कि यूरोप के देश भी हमारे यहाँ पर आने लगे और हमारे की चीज़ों को लेकर के जाने लगे। नई नई वस्तुओं का व्यापार शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। देखो उस टाइम पर जो यूरोप से हमारे यहाँ पर यात्री आए, ठीक है, जो भी व्यापारी आए, उन्होंने हमें जो भी भुगतान दिया, मतलब जो भी चीज़ें लेकर के जाते थे वो किसके बदले लेकर के जाएंगे। आज के टाइम पर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाओगे तो उसको क्या दोगे? पैसा। ठीक है, उसको क्या दोगे? पैसा। बट उस टाइम पर तो ऐसी कोई मुद्रा थी नहीं जिसे हम पूरे विश्व में चला सके। आज तो हम डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। हम यूट्यूब के लिए काम करते हैं, यूट्यूब हमको डॉलर में पेमेंट करता है। ठीक है, हम आपको फ्री में पढ़ाते हैं, आप एड्स देखते हो, एड देखते हो, ठीक है, और एड का रिवेन्यू यूट्यूब के पास में जाता है। यूट्यूब जो है अमेरिकन कंपनी, और वो हमको डॉलर में पेमेंट करती है। ठीक है, या फिर जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी को डॉलर में पेमेंट करती है। उस टाइम पर ऐसी कोई मुद्रा थी नहीं। ठीक है, तो जितने भी व्यापारी हमारे यहाँ पर आए या फिर एशिया में व्यापार करने के लिए आए, उन सभी ने चांदी से यहां पर भुगतान किया। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींचा चला आया। देखो कहीं भी व्यापार हो, ठीक है, पूरी दुनिया में व्यापार होने के बाद में चांदी जो है वो भारत में आ ही जाती थी। कहीं भी व्यापार हो, मान लो कि वो एशिया में गए, ईरान में व्यापार किया, ईरान से तुर्की में व्यापार किया, सारे के सारे देशों में व्यापार करने के बाद में मुख्यतः जितनी भी चांदी थी वो लौट के भारत में आ जाती थी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ, चांदी में भारत में चांदी बढ़ने लगी। ठीक है, भारत में पूरे विश्व से चांदी भारत में आने लगी। ठीक है, इसीलिए भी कहा गया था कि चांदी का बहाव, ठीक है, ये भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। ठीक है, अगर आप भारत में देखोगे तो चांदी के प्राकृतिक संसाधन आपको बहुत ही कम आज के टाइम पर तो आपको देखने को मिलते हैं। आपको कोई चांदी के संसाधन कहाँ पर हैं? जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी में जो बालू मिलती है, बालू में अगर आप देखोगे तो बालू में चांदी होती है। ठीक है, पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस चांदी को, मतलब पहले आम लोग थे जो चांदी इससे निकाला करते थे, आम जनता। लेकिन फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जब इसको देखा तो गवर्नमेंट ने इससे चांदी निकलवानी शुरू कर दी और कई दिनों तक चांदी निकली। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, गवर्नमेंट को इसमें घाटा होने लगा। जितनी चांदी निकलती थी उससे ज़्यादा इसमें क्या है कि पैसा खर्च होता था, तो गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पर बंद करवा दिया। बालू में चांदी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखो हमारे यहाँ पर क्या है कि चांदी के प्राकृतिक संसाधन इतने ज़्यादा नहीं थे। नतीजन 16वीं से 18वीं सदी के बीच में भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिति बनी रही। ठीक है, 16वीं से 18वीं सदी तक जब तक हमारे यहाँ पर विदेश से चांदी आती रही, तब तक क्या है कि अगर आप धातु मुद्रा में देखो तो चांदी के रुपए चलते थे, और चांदी के रुपए जो थे इनकी स्थिति बहुत ही मतलब अच्छी स्थिति बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में, इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में, मतलब हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ी क्योंकि विदेशी व्यापार होने लगा था। ठीक है, दूसरा मुद्रा संचार बढ़ा। ठीक है, और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, सिक्के भी बनाए जाने लगे। ठीक है, मुद्रा संचार बढ़ गया, यहाँ की मुद्रा चलने लगी बाहर तक। ठीक है, इसके अलावा सिक्कों की ढलाई बड़ी मात्रा में होने लगी। दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में आसानी हुई। ठीक है, इन्होंने चांदी के सिक्के चला दिए और आम जनता तक पहुंच गए। अब जब भी मुगल राज्य कर लेने के लिए जाते थे तो इन चांदी के सिक्कों के रूप में कर लेते थे। ठीक है, इटली के एक मुसाफिर जिसका नाम है जोबान्नी कारीरी, ठीक है, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, उसने इस बात का एक बड़ा ही सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर के भारत में पहुंचती थी। देखो इसने ना पूरा डिटेल में बताया है। अगर आप बुक में देखोगे तो उसमें बताया कि पहले चांदी, मान लो व्यापार जो था, यहाँ से यहाँ व्यापार होता था तो चांदी यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ पर चांदी जाती थी, फिर यहाँ से जो चांदी यहाँ जाती थी, और मध्य में भारत है। ठीक है, फिर यहाँ से चांदी यहाँ गई, फिर यहाँ से चांदी यहाँ गई। ठीक है, पूरी दुनिया में घूमने के बाद में अंततः चांदी जो थी वो भारत तक ही पहुँच जाती थी। यहाँ से जो चांदी चलती थी वो पूरी दुनिया में घूमने के बाद में किस तरह से भारत में पहुँचती थी, इसका सजीव चित्रण जो इटली का एक मुसाफिर है जिसका नाम था जोबान्नी कारीरी। ठीक है, इसने 1690 में भारत से होकर गुजरा था। ठीक है, और इसने पूरी दुनिया में मतलब अपना भ्रमण किया था, घूमा फिरा था। तो इसने एक बहुत ही सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह से तमाम दुनिया से होकर के चांदी भारत में पहुंचती थी। उसी से हमें यह पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ठीक है, यह चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब अगला टॉपिक मिलता है आपको अबुल फजल की आइन
आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्रोत आपको देखने को मिलता है उस टाइम के इतिहास को समझने के लिए। तो इसको हम ऐसा कैसे हो सकता है कि भूल जाएं, इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसको समझना भी आवश्यक है। ठीक है, आइन ए अकबरी से प्रश्न आते रहते हैं। आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इसको बहुत जरूरी समझो, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो भी इसको समझो, एंड अगर आप तैयारी कर रहे हो आईएएस की, यूपीएससी की, तो भी आप इसको समझो। आइन ए अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी। क्या कहा जा रहा है, कहने का अर्थ यहाँ पर है आंकड़ों के वर्गीकरण। ठीक है, कि भाई कहाँ पर कितना कैसा क्या होगा। ठीक है, हर चीज का आंकड़ा इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था। हर क्षेत्र में हर तरह के आंकड़े लगाए गए, उनको वर्गीकृत किया गया और वो आइन ए अकबरी में दिए गए हैं। ठीक है, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अबुल फजल ने इसकी जिम्मेदारी उठाई थी आइन ए अकबरी को पूर्ण रूप से लिखने की। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं, इसके स्रोत जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस परियोजना का परिणाम अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। देखो आइन ए अकबरी हम इसको कहते हैं। ठीक है, बट आइन ए अकबरी जो है अब पूरी पुस्तक नहीं है, पूरी पुस्तक का नाम है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा पूरी पुस्तक का नाम है। इस अकबरनामा को 3 जिल्दों में, यानी हम कह सकते हैं 3 पार्टों में लिखा गया था। पहले 2 जो पार्ट थे उसमें ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई है, पूरा का पूरा इतिहास दिया गया, मुगल साम्राज्य किस प्रकार से स्थापित हुआ, किस प्रकार से आगे बढ़ा, एंड इसके अलावा मुगल साम्राज्य के बारे जो पूरा का पूरा इतिहास है, ऐतिहासिक दास्तान जो है पहले 2 जिल्दों में दिया गया है। तीसरी जिल्द तो आपको देखने को मिलती है, इसको आइन ए अकबरी कहा गया है। ठीक है, जो तीसरा पार्ट देखने को मिलता है उसको आइन ए अकबरी कहा गया, जो कि शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र के रूप में संकलित किया गया। यानी कि इसमें जो जैसे आप देखते हो हमारा संविधान है, ठीक है, तो संविधान के रूप में आइन ए अकबरी को पूरा रखा गया। ठीक है, कितने कैसे कानून होंगे, क्या नियम होगा, कहां पर कितना कर लिया गया, पूरा का पूरा इतिहास जो है ये नियम कानून का इसमें दिया गया। ठीक है, और साम्राज्य के एक राजपत्र के रूप में भी संकलित किया गया इसको है। आगे बढ़ते हैं। आइन कई मामलों पर विस्तार से चर्चा करती है। मतलब जो आइन ए अकबरी अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारे ऐसे भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसमें डिटेल में बात की गई, जैसे कि दरबार प्रशासन और सेना संगठन हो गया। ठीक है, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्य, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दरबार प्रशासन और सेना का संगठन। इनके बारे में आइन ए अकबरी ने मतलब आइन ए अकबरी में बहुत ही डिटेल में बात की गई कि भाई दरबार किस प्रकार से लगता था, दरबार में कौन कौन बैठता था, किस प्रकार से दरबार में काम काज होते थे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी आइन ए अकबरी में मिलता है। सेना का संगठन, सेना किस प्रकार से कार्य करती थी, कितनी सेना थी, कैसी सेना थी, सारी जानकारी मिलती है। राजस्व के स्रोत, कहां से राजस्व कितना वसूला जाता था। अकबरी साम्राज्य के जो साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, कहां से कहां तक पूरा का पूरा साम्राज्य फैला था, यह भी बताया गया है। लोगों के साहित्य, कितना कैसा क्या साहित्य फैला था, क्या लिखा जाता था। सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज, ठीक है, कितने लोगों का क्या मतलब धर्म, किस प्रकार से मतलब पूरे के पूरे अकबरी साम्राज्य में कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे। ठीक है, मतलब जितने सांस्कृतिक रीति रिवाज जो थे और धार्मिक रिवाज थे, इन सभी की जानकारी आपको आइन ए अकबरी में उस टाइम की मिल जाएगी। बट याद रखना आइन ए अकबरी जो है ये ऊंचे गलियारों का नतीजा है। ऊपर ऊपर से देखते थे, गहराई से अंदर जाकर के हर एक व्यक्ति से मिलजुल करके बात करके पूरा मतलब अंदरूनी बात आपको नहीं मिलेगी। ऊंचे गलियारों का नतीजा इसमें दिया गया है। ठीक है, ऊंचे गलियारों की सोच दी गई है। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट ऊपर बैठी बैठी देखे और देख करके कोई ना कोई नियम बना दे, कोई कानून बना दे। ठीक है, तो वही यहां पर कहा जाएगा, उसी तरह से इसमें जानकारी दी गई। बट जानकारी दी गई, ठीक है, इसमें क्या है कि विस्तार से चर्चा इसके बारे में की गई है। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई इसमें कि भाई अकबर के कितने विभाग थे, अकबर ने सरकार के कितने विभाग बना करके रखे थे और कितने प्रांत थे। ठीक है, इनके बारे में जानकारी दी गई। और इसके अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदा, एक मिनट, पेचीद और आंकड़ेबद्ध, पेचीदा होगा, ठीक है, पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ में देती है। ठीक है, मतलब जितने भी ये आपको प्रांत देखने को मिलते हैं, जितने भी सूबे देखने को मिलते हैं, इनके बारे में, ठीक है, सूबा मतलब प्रांत की तरह आप कह सकते हो। ठीक है, तो इनके बारे में मतलब जानकारी बहुत ही सटीकता से, मतलब अंदरूनी जानकारी आंकड़ेबद्ध की भाई यहाँ पर क्या है कि 15 बीघे जमीन थी। ठीक है, और 15 बीघे जमीन में क्या है कि 5 बीघे जमीन जो थी वो खेती लायक थी, 5 बीघे जमीन जो थी वो कैसी थी, वो परती जमीन थी। इस प्रकार से मतलब बिल्कुल सटीक आंकड़े, पेचीदे और मतलब गहराई से आंकड़ेबद्ध सूचनाएं जो है बारीकी के साथ में यहाँ पर दी गई हैं। आइन ए अकबरी जो है, आपको जो आइन ए अकबरी मिलती है इसको 5 भागों में, ठीक है, भाग यानी कि दफ्तर, ठीक है,
है, 5 दफ्तरों का संकलन इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 5 भागों का संकलन देखने को मिलता है और भाग का यहाँ पर अर्थ है दफ्तर। ठीक है, अब एक बार आप फिर से समझो, जो आपकी अकबरनामा है, अकबरनामा में इसका पूरा इतिहास देखने को मिलता है। अकबरनामा को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहले 2 पार्ट जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें आपको ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती है। पार्ट 3 जो आपको देखने को मिलता है उसका नाम है आईने अकबरी। ठीक है, और जो आईने अकबरी है उसको आगे चल करके 5 भागों में, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो 5 पार्टों में इसको संकलित किया गया था। ठीक है, इसके भी 5 पार्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें से पहले 3 भाग अगर आप देखो तो पहले 3 भागों में प्रशासन का विवरण दिया गया है, जिसमें मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शहरी शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। यानी कि जो इसके 5 पार्ट आपको आईने अकबरी के मिलते हैं, उसमें जो सबसे पहली किताब है, ठीक है, 5 भाग जो उनमें जो सबसे पहला भाग है, उस पहले भाग में आपका उसको पहले भाग का नाम दिया गया है मंजिल आबादी। ठीक है, मंजिल आबादी के नाम से इस पहले भाग को लिखा गया। एंड इस भाग में आपको शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक रखने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरे भाग को नाम दिया गया सिपाही आबादी। ठीक है, सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकर की जो व्यवस्था थी उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई। और इस भाग में शाही अफसरों, जिसमें मनसबदार भी शामिल थे, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियां भी इसमें दी गई कि भाई मनसबदार इस प्रकार के थे, ऐसे से ऐसे उस टाइम पर रहते थे, ऐसे से ऐसे काम करते थे। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो विद्वान थे, जितने भी विद्वान थे उनके बारे में जानकारी दी गई है, कवियों के बारे में बताया गया है, कलाकारों के बारे में बताया गया, इनकी संक्षिप्त जीवनियां दी गई। ठीक है, कि भाई उस टाइम पर एक ये कवि हुए थे, इनका जन्म यहां पर हुआ था, मृत्यु यहां पर हुई थी, इन्होंने अपने जीवन में इतना काम किया। ठीक है, पूरा का पूरा जीवन परिचय मतलब आप कह सकते हो संक्षिप्त रूप से दिया गया है। तीसरी अगर आप देखोगे मुल्क आबादी है। ठीक है, जो आईने अकबरी का तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा आपको, उसका नाम है मुल्क आबादी। ठीक है, ये वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व की दरों के आंकड़े की विस्तृत जानकारी देती है। यानी कि आप यहां पर कह सकते हो जो तीसरी जिल्द मिलती है जिसका नाम है मुल्क आबादी, अगर आपको साम्राज्य के प्रांतों के बारे में जानकारी चाहिए, प्रांतों के वित्तीय पहलुओं के बारे में जानकारी चाहिए कि कितनी इनकम होती थी, ठीक है, राजस्व की दरें जाननी है कि भाई कहां से कितना राजस्व लिया जाता था, किस परसेंट के हिसाब से राजस्व लिया जाता था, आंकड़े जानने हैं, तो उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आईने अकबरी का तीसरा जो पार्ट है, ठीक है, जिसका नाम है मुल्क आबादी, इसको पढ़ो। ठीक है, जानकारी देने के बाद में 12 प्रांतों का बयान देता है। ठीक है, यानी कि इसमें 12 प्रांतों के बयान भी दिए गए कि भाई उसमें 12 प्रांतों के बारे में जानकारी भी दी गई है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तसल्ली से दी गई हैं, पूरी के पूरी मतलब आप कह सकते हो गिनती के रूप में आंकड़े सारे के सारे दिए गए, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों, जिसमें सरकार, परगना, महल, ये सभी शामिल हैं। इनके भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र भी शामिल है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप तीसरी वाला पार्ट देखोगे तो सबसे पहले तो बात यहां पर हो गई कि इसमें आपको वित्तीय पहलू और राजस्व की दरें मिल जाती हैं देखने को। ठीक है, इसके अलावा 12 प्रांतों का बयान भी इसमें देखने को मिल जाएगा, पूरे 12 प्रांतों के बारे में जानकारी दी गई है और किस प्रकार से दी गई, डिटेल में दी गई। ठीक है, इसके अलावा सांख्यिकी सूचनाएं भी दी गई हैं। ठीक है, तफसील से दी गई, मतलब बहुत ही तसल्ली से डिटेल में जानकारी दी गई सांख्यिकी सूचनाएं। ठीक है, यानी कि गिनती के रूप में पूरे आंकड़े यहां पर दिए गए। ठीक है, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों, जिसमें आपको सरकार, परगना और महल तीनों शामिल हैं। ठीक है, तो इनकी वित्तीय इकाइयों और प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों की जानकारी इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र भी इसमें शामिल किया गया है कि भाई इतना भौगोलिक एरिया था, पूरा का पूरा मतलब नक्शा के रूप में दिया गया है, और इस नक्शा में इतनी स्थल ऐसा था जहां पर खेती वगैरह होती थी और मतलब यहां से इतना इनकम होती थी। ठीक है, इसके अलावा पूरा का पूरा आर्थिक रेखा चित्र भी दिया गया है कि इस एरिया से इतना इनकम होती थी। ठीक है, इस पूरे एरिया से, इस एरिया से इतनी इनकम होती थी, ऐसे एरिया वाइज भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। इसमें मतलब हम अगर ये कहें कि तीसरी जिल्द में क्या जानकारी मिलती है तो यहाँ पर वित्त से संबंधित जानकारी मिलती, वित्तीय पहलू और राजस्व की दरें जो थी उनके बारे में जानकारी मिलती पूरे 12 प्रांतों की। ठीक, इसके अलावा इसमें उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक है, आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश किया गया है, विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा, यानी कि डिटेल में सबसे पहली बात हो गई। दूसरा, पहली बात तो हो गई डिटेल में जानकारी दी गई। दूसरा मतलब जो जानकारी दी गई है वो ऐसी जानकारी जिसको आप देखने के बाद में चौंक जाएंगे, चौंकाने वाली जानकारी दी गई है। ठीक है, इसके अलावा मतलब पेचीदा भी है, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व
यानी कि जमा जो हुआ था, मतलब जो जमा राजस्व थी जो निर्धारित की गई थी वो भी दी गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको राजस्व रिलेटेड जानकारी चाहिए है उस टाइम की, तो आईने अकबरी का तीसरा भाग जो है जिसे हम कहते हैं तीसरा दफ्तर आप पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रांत, हाँ यहाँ पर प्रांतों की बात की तो प्रांत जो था, प्रांत को सूबा कहा जाता था। ठीक है, और प्रांत को सूबा कहा जाता था। प्रांत स्तर का विस्तृत जानकारी देने के बाद में आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में भी विस्तृत जानकारी देती है। यानी कि ऐसा नहीं केवल प्रांतों की इन्होंने ऊपर ऊपर से जानकारी दे दी कि इस प्रांत में ऐसे से ऐसे नियम थे या ऐसे से इतना से इतना राजस्व होता था, इसका ऐसा नहीं। इन्होंने प्रांतों की जानकारी दी। प्रांतों की जानकारी देने के बाद में प्रांतों के नीचे की जो इकाइयां थी जहां से प्रांत पूरी वसूली करता था, वो जानकारियां भी इसमें आपको देखने को मिलती है। किसमें? पार्ट 3 में ही। ठीक है, इसी से संबंधित है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, जहां पर हर तालिका में 8 खाने होते हैं। ठीक है, 8 खाने बना दिए और 8 खानों में तालिका के रूप में मानी कि पूरी की पूरी टेबल बनाकर के जानकारी दी गई है। ठीक है, इनमें जो पहला खाना इसमें परगना महल की जानकारी दी गई। दूसरे में आपको किले की जानकारी मिलती है, दूसरे के पार्ट में, मतलब दूसरी तालिका में। ठीक है, दूसरे टेबल में। तीसरे में आपको आराजी और जमीन पायमुद यानी कि मापे गए इलाकों के बारे में जानकारी दी गई। आराजी और मापे गए इलाकों के बारे में जानकारी मिलती है। बेसिक रूप से आप अगर ऐसे कहो तो ऐसे समझ सकते हो कि एक तालिका बनाई गई। ठीक है, उस तालिका में क्या है कि मतलब एक पूरी टेबल बनाई गई। टेबल में एक तरफ लिखा गया महल। ठीक है, मतलब ये प्रांत का नाम दिया गया ऊपर कि इस प्रांत में महल, इतने महल हैं। ठीक है, दूसरा दे दिया गया किले, इतने किले हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरे में दिया गया आराजी और मापे गए इलाके थे, तो इतने मापे गए इलाके, इतनी आराजी है। ठीक है, इसके अलावा नकद निर्धारित राजस्व की भाई इतने से इतने जो इकाइयां हैं इस प्रांत के अंदर, इतने गांव हैं और इन गांव से मुझे इतना का इतना राजस्व निर्धारित किया गया। ठीक है, और वो प्राप्त किया गया नकदी के रूप में। ठीक है, पांचवा सुयूरगल, दान किए गए राजस्व अनुदान। ठीक है, पांचवी जो आपको लाइन मिलेगी, मतलब जो 8 खाने थे इस टेबल में, इस तालिका में, तो पांचवा जो खाना देखने को मिलता है इसमें दान में दिया गया राजस्व अनुदान जो था वो मतलब देखने को मिलता है कि भाई राज्य सरकार के द्वारा इतना राजस्व अनुदान दिया गया दान के रूप में। ठीक है, या फिर मतलब जितना भी जो होता था वो यहाँ पर दिया जाता था। जमींदारों के बारे में छठे टेबल में आपको मिलता है। 7वें और 8वें टेबल में अगर आप देखो तो जमींदारों की जातियों के बारे में जानकारी दी गई, उनके घुड़सवारों के बारे में जानकारी दी गई है। पैदल सिपाही जिसे प्यादा कहते हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। हाथी को फील कहते थे उस समय पर, तो फील की जानकारी मिलती है। ठीक है, सहित उनकी फौज की जानकारी भी इसमें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो आपको 7वां और 8वां खाना मिलता है इसमें जमींदार और उनकी ताकत के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद में अगर आप देखो चौथी और 5वीं जो दफ्तर हैं, ठीक है, जैसा कि हमने कहा था जो आईने अकबरी है, ठीक है, आईने अकबरी को जो 5 भागों में डिवाइड किया गया, इनमें देखो हमने पहले 3 के बारे में तो देख लिया कि भाई इसमें क्या है कि पहले 3 भाग जो है इसमें प्रशासन से रिलेटेड जानकारी दी गई। ठीक है, जिसमें 2 हमने यहाँ पर समझ ली, तीसरे को यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ हमने इसे यहाँ पर 3 में पूरा का पूरा ये समझ लिया। चौथी और 5वीं जो किताब है, चौथा और 5वां जो दफ्तर, चौथा और 5वां जो भाग आपको देखने को मिलता है, इसमें भारत के लोगों की मजहबी जानकारी दी गई कि भाई इतने % लोग हिंदू थे, इतने % लोग मुसलमान थे, इतने % लोगों को कन्वर्ट किया गया या फिर नहीं किया गया, डिटेल में जानकारी तो नहीं मिलेगी, बट मजहबी जानकारी मिलती है। साहित्य और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है कि भाई ऐसे से ऐसे रीति रिवाज थे, इतने से इतने मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, ऐसे लोग थे। ठीक है, तो सांस्कृतिक रीति रिवाजों से की जानकारी मिलती है, साहित्य की जानकारी मिलती है कि भाई ये साहित्य बहुत अधिक पॉपुलर था, और मजहब की जानकारी मिलती है। इनमें इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का संग्रह भी दिया गया। ठीक है, अकबर ने मतलब शुभ वचन लिख करके रखे थे आगे भविष्य के लिए। ठीक है, तो चौथी और 5वीं किताब के जो भी ये किताबें थी, ठीक है, उन सभी किताबों के आखिरी में आपको अकबर के शुभ वचन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब ये सारी की सारी पांडुलिपियों को लिखा गया था, ठीक है, देखो ये पूरी की पूरी किताब को एकदम से रेडी नहीं किया गया, पहले इसकी पांडुलिपियां तैयार की गई, एंड पांडुलिपियां तैयार करने के बाद में फिर इस किताब को पूर्ण रूप से तैयार किया गया। ठीक है, तो इसके पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। तब एक चीज आप समझो, जिस चीज को 5 बार मतलब जिस चीज में 5 बार बदलाव किया जा रहा है, उस चीज को कितने गहराई से समझा गया होगा, फिर उस चीज को लिखा गया होगा। ठीक है, इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल का भी सावधानी बरत रहे थे कि भाई हर चीज को यहाँ पर प्रामाणिकता के साथ में दिया जाए, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो इस चीज को सही समझे। ठीक है,
तो इसी के तौर पर यहाँ पर क्या है कि इस पूरे के पूरे आईने अकबरी को लिखने से पहले इनकी जो पांडुलिपियां थी उनको 5 बार संशोधित किया गया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मौखिक बयान को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उनकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर कोई बात आईने अकबरी में लिखी जा रही है तो लिखने से पहले उसका क्या है कि उसकी गए और जाकर के मौखिक बयान लिए, ठीक है, लोगों से पूछा, यानी कि मौखिक बयान आपको मिल गया। ठीक है, अब उस मौखिक बयान को वो सही दिया गया है फिर गलत दिया गया, जो भी बात कहेगी वो सही है या गलत है, इसकी पुष्टि करने के लिए, उसकी असलियत जानने के लिए सच्चाई की पुष्टि की जाती थी, उसके स्रोत ढूंढे जाते थे, सबूत लिए जाते थे। ठीक है, और उसके बाद में उसको लिखा जाता था। सांख्यिकी वाले खंडों को अगर आप देखोगे जिसमें मतलब संख्या के रूप में जानकारी दी गई कि भाई इतना से इतनी संख्या है, इतनी से इतनी जानकारी है, संख्या के रूप में जहां पर जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सांख्यिकी वाले आंकड़ों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया कि भाई 500 जैसे तो पहले 500 लिखा गया। ठीक है, फिर 5, ठीक है, 500, ठीक है, 500, ऐसे पहले अंकों में फिर शब्दों में, दोनों तरह से इसको जानकारी को यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियाँ, मतलब बाद में जो इसकी प्रतियां बनाई जाएं, जो इसकी और कॉपीज तैयार की जाएं, उसमें मतलब नकल करने से गलती ना हो संख्या में। ठीक है, इस वजह से दोनों तरह से लिखा गया। जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आईने अकबरी का अध्ययन किया वो ये बताते हैं कि ये जो ग्रंथ है पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है, यानी कि 5 बार इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद भी अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होगा कि इस ग्रंथ में कोई भी समस्या नहीं है। अगर आप देखो तो जोड़ करने में कई सारी गलतियां पाई गई हैं जो आईने अकबरी को लिखा गया, उसमें जो जितने भी संख्याएं दी गई उसमें जो जोड़ किया गया था उसमें गलतियां पाई गई। ऐसा माना जाता है कि या तो अंक गणित की छोटी मोटी चूक हो गई होगी कि भाई जोड़ा जा रहा है, जोड़ करने में जो इतिहासकार रहे होंगे उनको इतनी अच्छी गणित नहीं आती होगी, या फिर कोई चूक हो गई होगी जिस वजह से छोटी मोटी गलतियां देखने को मिलती हैं, या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगियों की भूल होगी जिस वजह से जो जानकारी इसमें दी जा रही है संख्या के रूप में वो गलत यहां पर हो गई होगी। तो 2 यहां पर इसके मतलब एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिस वजह से गलती हो सकती है। आयन की एक और सीमा यह है कि उसमें उसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं देखने को मिलती हैं। विषमता का अर्थ यहां पर ऐसे आप समझ सकते हो कि सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में एकत्रित किए गए। ठीक है, मसलन जहां कई सूबों के जमींदारों की जाति के मुताबिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा में ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अगर आप आईने अकबरी को पढ़ोगे तो यहां पर एक और सीमा ये इसकी आपको देखने को मिलेगी कि जो संख्यात्मक आंकड़े दिए गए उसमें विषमता है। कहीं के संख्या जैसे कि भाई 5 जगह मान लेते हैं A, B, C, D, E, ठीक है, ये हम 5 चीजें मान लेते हैं। ठीक है, तो इन 5 में मान लेते हैं कि भाई इसकी संख्यात्मक आंकड़ा पूरी तरह से दिया गया, इसका भी दिया गया, इसका संख्यात्मक आंकड़ा पूरी तरह से नहीं दिया गया, दिया भी गया तो शॉर्ट में दे दिया गया, इसका पूरी तरह से नहीं दिया गया, फिर इसका पूरी तरह से दे दिया गया। तो यहां पर कहने का अर्थ ये है कि अगर आप संख्यात्मक आंकड़े देखोगे तो सभी के बिल्कुल एक्चुअल मतलब बिल्कुल जैसे एक का दिया गया उसी प्रकार से सभी के संख्यात्मक आंकड़े नहीं दिए गए, इसमें आपको विषमताएं देखने को मिलती हैं। सभी सूबों के आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति मुतलिक विस्तृत जानकारी संकलित की गई है। जाति का यहाँ पर आप जानते हो क्या, जाति का अर्थ यहाँ पर कास्ट से नहीं है। जाति कभी कभी क्या है कि अगर क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ा है तो वहाँ पर हमने आपको बताया था जाति इनकी पावर से डिसाइड की जाती थी कि भाई इनके पास इतनी पावर है तो इनकी ये जाति होगी। ठीक है, तो कभी कभी क्या है कि जाति का इस्तेमाल पावर के रूप में भी उस टाइम पर इसके लिए किया जाता था। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा सेना होती थी उसकी जाति उतनी बढ़ जाती थी। ठीक है, कि भाई ये 500 जाति के हैं, ठीक है, ये 200 जाति के हैं, ठीक है, ये 500 बीघे के हैं, ऐसे मतलब 20 बीघा, ऐसे मतलब जाति जो थी ये पावर के आधार पर घुड़सवारों की संख्या जो होती थी इसके आधार पर निर्धारित की जाती थी, या फिर जिसके पास जितनी अधिक पावर थी। ठीक है, तो जमींदारों की जाति के मुतलिक विस्तृत सूचनाएं
संकलित की गई। वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए सूचनाएं मौजूद नहीं है कि भाई बंगाल और उड़ीसा में जो जमींदार थे उनकी जाति कितनी थी, कैसी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता, यानी कि जो संख्यात्मक आंकड़े दिए गए उसमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। इस तरह जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए हैं, जो सूबे थे उनसे जो राजकोषीय आंकड़े बड़ा अच्छे ढंग से दिए गए हैं, वहीं उन्हीं इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए। देखो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, अगर आप सूबों की बात करो तो सूबों में राजकोषीय आंकड़े जो थे वो बहुत ही डिटेल में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कि भाई राजकोष में इतना से इतना राजस्व लिया जाता, जो भी था जानकारी। वहीं अगर आप कीमतों की बात करोगे कि भाई इस सूबे में इस गेहूं की कीमत कितनी थी, चावल की कीमत कितनी थी, बर्तनों की कीमत कितनी थी, या फिर व्यक्तियों को कितनी मजदूरी मिलती थी, ये मापदंड आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से दर्ज नहीं किए गए। ठीक है, कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आईने में दी भी गई है वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई थी। ठीक है, जो आगरा या फिर उसके आसपास के इलाके थे वहां से ली गई। सभी प्रांतों के मतलब जानकारी आपको डिटेल में नहीं मिलती कि इस प्रकार की इतनी मजदूरी यहाँ पर चलती थी या फिर ये चीज़ों की कीमतें थी, तो वो डिटेल में जानकारी आपको आईने अकबरी में नहीं मिलेगी। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आईने अकबरी का जो अनुवाद हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो आईने की अहमियत की वजह से, मतलब आईने अकबरी को अगर आप देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया, किसी एक विद्वान ने इसका अनुवाद नहीं किया, कई सारे विद्वानों ने मिलकर के इसका अनुवाद किया, जिसमें आपको एक मिलते हैं हेनरी ब्लॉकमैन, इन्होंने इसे संपादित किया था। ठीक है, पहले इसको क्या किया था, अनुवाद किया, फिर इसको संपादित भी किया। और कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिका श्रृंखला में इसे छापा था। ठीक है, इन्होंने संपादित किया और एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिका श्रृंखला में इसको छापा था। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का अगर आप देखोगे तो मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है। ठीक है, जो कि इन्होंने इसका अनुवाद किया था, जो कि कलकत्ता में 1883 में किया गया था। बाकी के 2 खंडों का अनुवाद H.S. जैरेट ने किया था। ठीक है, कलकत्ता में 1891 से 94 के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम आईने अकबरी के अनुवाद की बात करें तो ऐसा देखो डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है, बट इतना आप मान सकते हो कि आईने अकबरी का अनुवाद किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, कई विद्वानों ने मिलकर किया एंड इसको आगे चल करके छापा भी किया, मतलब प्रकाशित भी किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य जो पड़ाव आपको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से कैसे हैं। तो 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हार मिली और हार के बाद में बाबर पहला मुगल बादशाह बना। ठीक है, 1526 का ये टाइम पीरियड था जब दिल्ली के सुल्तान जो इब्राहिम लोदी थे इनको हार मिलती है और बाबर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 1530 से लेकर के 40 के बीच में हुमायूं का शासन का पहला चरण आता है। ठीक है, हुमायूं राजा बनता है और इसके शासन का पहला चरण आता है। फिर 1540 में क्या होता है, 40 से 55 के बीच में शेरशाह से हार कर हुमायूं जो है सफावी दरबार में प्रवासी बन जाता है, यानी कि सफावी दरबार में चला जाता है वहां पर। ठीक है, अब जो हुमायूं था उसकी एज काफी ज्यादा हो गई थी, वो चाहता अगर तो वहां पर रह करके अपनी जिंदगी बिता सकता था। लगभग 50-60 साल की उम्र इनकी थी। मुझे कंफर्म नहीं कितनी उम्र एज थी इनकी, मैंने पढ़ाया था, बट इसकी उम्र काफ़ी थी, बूढ़ा हो गया था ये। ठीक है, लेकिन 55 साल की उम्र में इसने क्या 1555 से 56 के बीच में इसने क्या किया, यहाँ पर इसने कम बैक किया। ठीक है, इसकी एज क्या थी मुझे कंफर्म नहीं है, कम बैक किया और हुमायूं खोए हुए राज्य पर फिर से हासिल करता है और फिर से वहाँ पर राजा बनता है। मतलब एक चीज़ समझो, बूढ़े होने के बाद भी इसने अपना राज्य पाने की लालसा नहीं छोड़ी। इसने 1555 में ये सफावी दरबार में चला गया था। जाने के बाद में वहाँ पर इसने ताकत को फिर से जुटाया एंड एक ही साल में शेरशाह को हरा करके, ठीक है, 1555 से 56 के बीच में ही इसने हरा करके अपनी गद्दी को फिर से हासिल कर लिया। फिर 56 से 1665 तक अकबर का शासन रहता है। ठीक है, फिर 1605 से लेकर के और 27 तक जहांगीर का शासनकाल चलता है। फिर 1628 से लेकर के 58 तक शाहजहां का शासनकाल चलता है। फिर 1658 से लेकर के 1707 के बीच में औरंगजेब का शासनकाल चलता है। इसके बाद में अगर आप देखो तो 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में दिल्ली को यहाँ पर लूटता है, जो कि हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी में डिटेल में इसको पढ़ा भी है। फिर 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरे युद्ध में मराठा को हराता है। ठीक है, इसके बाद में 1765 में बंगाल की दीवानी जो है
इसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चला जाता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल जो है सौंप दिया जाता है। ठीक है, फिर 1857 में अगर आप देखो तो अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, इसको मतलब अंतिम मुगल बादशाह थे 1857 में, इनको क्या किया गया, देखो 1857 का विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए उस विद्रोह को सैनिक विद्रोह भी कहा गया था। क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर शायद 5 है। ठीक है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है एनसीईआरटी हिस्ट्री की, क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सारी क्लासेस मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, इसको अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाला देते हैं, और देश के निकाला देने के बाद में रंगून, ठीक है, रंगून जेल जिसे आज हम यंगून या फिर यंगून कहते हैं जो कि म्यांमार में है, ठीक है, यहाँ पर भेज दिया जाता है और फिर इसने जेल में ही अपनी अंतिम सांसें ली थी। ठीक है, और उसके पुत्र को इसके सामने ही मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप देखो तो ये जितनी भी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं पर लगा है, हाँ, प्रश्नवाचक अनिश्चित तिथि की ओर संकेत करता है। ये जो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा, इसे हम हटा देंगे, ये आवश्यक नहीं यहाँ पर है। ठीक है, इसका जो लाइन दी गई है ये आवश्यक नहीं है, इसे हमने हटा दिया यहाँ पर है, आप भी इसे भूल जाओ। ठीक है, ये पिछले पार्ट का यहाँ पर आ गया था, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए, ये भूल जाओ आप इस चीज़ को। ठीक है, ये गलती से लिख गया, मैं इसको हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक आपने मुगल राज में जो परिवर्तन हुए उसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जितने भी परिवर्तन हुए वो सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर दिए गए, इसको नोट कर लो। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं वो लोग हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आप फेसबुक पर एंड इंस्टाग्राम पर अच्छी अच्छी पोस्ट डालते रहते हैं, एंड आपकी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो हम इंस्टाग्राम पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हो। आज से हम थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस ये हो रहे हैं कि अब जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस आएंगी वो जो भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं उनको हम क्या करेंगे कि हफ्ते में एक दिन इस क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि एक दिन लेकर के आएंगे, संडे को हिस्ट्री की क्लास होगी, बाकी के दिन अब हम पॉलिटी के एंड ज्योग्राफी की जो न्यू सिलेबस आया है उसके ऊपर क्लासेस लेकर के आएंगे हमारे इसी चैनल पर। और एनसीईआरटी हिस्ट्री की 10 तारीख से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे हमारे सेकेंड चैनल पर, जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यू सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग। एंड अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री में जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासेस होंगी उसको बहुत ही अच्छा बनाया जाए, सफल बनाया जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा सेकंड चैनल की लिंक दे दी है, जाओ और जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।